हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी क्लास चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की। 2 क्लास अपनी पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, उसकी स्थिति और ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल थे उनके बारे में पढ़ा था कि भाई कौन कौन से भौगोलिक स्थल थे और वो अब किन ज़िलों में आते हैं और उन्हें क्या बोला जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था। ये सब पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और यह जानेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो चलो शुरू करते हैं। ये अपना टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन 2 आधार पे किया है। एक तो भाई व्यक्तिगत और दूसरा भौगोलिकता के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है इनको। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन व्यक्तिगत मत के अनुसार। तो व्यक्तिगत मत के अनुसार राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इनमें आते हैं सबसे पहले शुष्क प्रदेश, फिर ये अर्ध शुष्क, फिर नहरी प्रदेश, फिर अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़। और ये किसके द्वारा बांटा गया इनको? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के। ये नीचे में आपको मैप में दिखा रखा है। ये सबसे फर्स्ट शुष्क प्रदेश, फिर ये अर्ध शुष्क प्रदेश, ये ऊपर आ जाएगा नहरी प्रदेश इधर, और ये फिर ये अरावली आ जाएगा यहाँ से, और अरावली के बाद इधर ये पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश, और ये इधर ये एरिया चंबल बीहड़ प्रदेश आ जाएगा 7 नंबर। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन भौगोलिकता के अनुसार। भौगोलिकता के अनुसार राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, और 4 भाग कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, जो आपको दिखा रखे हैं। पर्वत सबसे ऊपर, फिर ये पठार और ये मैदान, और ये फिर ये मरुस्थल। तो अब अपन इन्हीं के बारे में आगे विस्तृत से पढ़ेंगे। अभी आपके सामने राजस्थान का मैप है। अब देखिए, इसमें राजस्थान को 4 ऐसे पार्ट में डिवाइड किया है। ये सबसे ऊपर तो आ जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश, फिर ये यहाँ पे सेकंड पे अरावली आ जाएगा, और ये थर्ड पे इधर मैदानी प्रदेश, और ये हाड़ौती हो जाएगा इधर। ये नीचे देखो एरिया दिखाए गए हैं कि भाई किसका कितना एरिया है और कैसे डिवाइड है। वैसे को तो आप लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये सबसे पहले ये पार्ट दिखा रखा है मरुस्थल प्रदेश का, 1 नंबर ये मरुस्थल प्रदेश। तो मरुस्थल प्रदेश का एरिया कितना है? 61.11%, यानी 2/3 एरिया है इसका टोटल ये। और इसमें पॉपुलेशन कितनी रहती है? 40%। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर? 12। और यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली या बलुई मृदा यहाँ पे मिलती है, और शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु होती है। उसके बाद दूसरा क्या है अपना? अरावली। अरावली ये एरिया अरावली है। अरावली का एरिया कितना है? 9%, और इसमें पॉपुलेशन अपनी आएगी 10%। और डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, वैसे तो 7 आते हैं, लेकिन मतलब कुछ कुछ पार्ट अरावली का आ जाता है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट होते हैं टोटल। और इसमें किस प्रकार की मृदा मिलती है? वनीय मृदा। और जलवायु कैसी होती है? उपाद्र जलवायु। ठीक है। उसके बाद ये थर्ड पार्ट आ जाएगा मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश में एरिया कितना है? 23%, और पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी रहती है? 39% पॉपुलेशन रहती है, और 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अंदर इसके। यहाँ की मृदा कैसी मिलती है? जलोढ़ प्रकार की मृदा मिलती है, और जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है यहाँ पे। और ये नंबर 4 हाड़ौती। हाड़ौती ये इधर आ जाएगा। यहाँ ये हाड़ौती का एरिया कितना है? 6.89% एरिया है इसका टोटल, और 11% यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। 7 इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ की मृदा कैसी मिलती है? काली या बेसाल्ट मृदा मिलती है, और जलवायु कैसी होती है यहाँ की? अति आर्द्र। तो ये चारों पार्ट है, इनके चारों का एरिया दे रखा है यहाँ पे ये, और इनके अंदर पॉपुलेशन बता रखी है कि भाई कितने पॉपुलेशन रहती है। डिस्ट्रिक्ट बता रखे हैं कि कितने कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? मरुस्थल प्रदेश सबसे बड़ा एरिया है अपना। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा अपना? उसके बाद नंबर 3 है, 39% पॉपुलेशन रहती है इसमें। ठीक है। फिर अरावली क्षेत्र आ जाता है, और फिर हाड़ौती आता है उसके बाद। तो ये बता दिया आपको अच्छे से। चलो अब इन भौतिक प्रदेशों को एक बार अच्छे से टेबल से समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपके सामने है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की
सारणी। अब इसमें ये भौतिक प्रदेश दे रखे हैं, ऊपर तो मरुस्थल, फिर अरावली मैदान और ये हाड़ौती प्रदेश। इधर क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले, मिट्टी और जलवायु। अब सबसे पहले अपन मरुस्थल देखते हैं। मरुस्थल का कितना एरिया है, 61.11%। ठीक है, फिर ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मरुस्थल का ये आ गया। अरावली का कितना है, 9%। मैदान का कितना आ जाएगा, 23%। और उसके बाद हाड़ौती का 6.89% आ जाएगा। अब उसके बाद जनसंख्या देखते हैं, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में रहती है, मरुस्थल में रहती है। उसके बाद इसमें मैदानी क्षेत्र में रहेगी, फिर हाड़ौती में सबसे कम रहती है, अरावली में 10%। अब ज़िले, सबसे ज़्यादा ज़िले मुख्यतः मतलब आते तो अरावली में हैं, सबसे ज़्यादा माने इसी में जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट इसके अंदर आता है अरावली में। कहीं कहीं पे भाई तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। और फिर मरुस्थल में 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मैदान में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और हाड़ौती में 7। अब ये मिट्टी दिखा रखी है भाई, कैसी मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थल में रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाएगी, सबको पता है आपको ये। अरावली में अरावली पर्वत है तो उसमें भाई वनीय मिट्टी या भाई पेड़ पौधे हैं तो वनीय मिट्टी पाई जाएगी। मैदानी क्षेत्र है तो जलोढ़ या दोमट या कछारी मिट्टी पाई जाएगी। और ये हाड़ौती प्रदेश है तो यहाँ काली मिट्टी, रेगुड़ या कपासी मिट्टी पाई जाएगी। कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है यहाँ, तो ये कपासी मिट्टी बोलते हैं इसे। जलवायु किसकी कैसी है, मरुस्थल की जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क टाइप की है। उसके बाद अरावली है, अरावली उपाद्र जलवायु है। मैदान है, मैदान की आर्द्र। और हाड़ौती है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है इसलिए यहाँ की अति आर्द्र जलवायु है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब आगे चलते हैं। राजस्थान के भौतिक विभाजन में गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है ना वो बहुत कम है। वो कहाँ आता है, हाड़ौती और अरावली क्षेत्र में आता है, जो कितना है अपना टोटल 16% के इक्वल है गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है वो। और जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे भाई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो सबसे उपजाऊ होती है। अब उपजाऊ है तो वहाँ पे भाई खेती ज़्यादा होगी, खेती ज़्यादा होगी तो भाई पॉपुलेशन अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आगे इनको एक एक को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। चलो तो सबसे पहले अपन मरुस्थल को पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था, टर्स्ट्रीय काल में। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर, और ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। अब अपन मरुस्थल की ढाल देखते हैं। मरुस्थल की ढाल किधर से है, ये इधर उत्तर पूर्व से और उत्तर दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी यहाँ से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे ढाल है इसकी इधर। ठीक है, अब हम मरुस्थल को पढ़ते हैं अच्छे से। अब मरुस्थल का अध्ययन करेंगे तो भाई इसको 2 पार्टों में अध्ययन करते हैं। इसका एक है शुष्क मरुस्थल और एक दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश भी कहते हैं और अर्धशुष्क मरुस्थल को वागड़ प्रदेश कहते हैं। राठी प्रदेश वह है जहाँ पे मतलब 0 से और 25 सेमी वर्षा होती है ना, उसे राठी प्रदेश कहते हैं। और वागड़ में 25 से 50 सेमी वर्षा होती है, जो मैप में दिखा रखा है आपको। ये शुष्क मरुस्थल है इधर राठी प्रदेश, और ये अर्धशुष्क मरुस्थल वागड़ प्रदेश। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं हम शुष्क मरुस्थल यानी राठी प्रदेश। राठी प्रदेश कहाँ कौन सा होता है, जो मतलब भाई जहाँ पे वर्षा 25 सेमी से कम होती है उसे राठी प्रदेश कहते हैं। आप अध्ययन के मतलब अब इसको राठी प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जहाँ पे मतलब बालू का स्तूप युक्त और एक बाला स्तूप मुक्त, यानी एक पार्ट तो वो जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं और एक वो जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। तो जो बालू का स्तूप युक्त है उसका क्षेत्रफल कितना है, 58.5% है, और बालू का स्तूप मुक्त है वो 41.5% है। अब पढ़ते हैं बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। इसका एरिया कितना है, 41.5%। जैसे अपने को जैसे नाम से ही पता चल रहा है बालू का स्तूप मुक्त यानी मतलब नहीं मिलते यहाँ पे बालू का स्तूप, तो क्या हो जाएगा, ये इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। और यह पथरीला मरुस्थल है, इसे हमादा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। और ये कहाँ पे मिलता है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। जैसलमेर में कहाँ पे, पोखरण, रामगढ़, लोधरवा में। बाड़मेर में बालोतरा और थोप में। जोधपुर में कहाँ पे, फलोदी में। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा
बालू का स्तूप युक्त, यानी जहाँ पे बालू का स्तूप मिलते हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि बालू का स्तूप होता क्या है। जब पवन द्वारा अपर्दनकारी गतिविधियों से मृदा का निक्षेपण किया जाता है, मतलब जब हवा से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और कोई वो आकृति बनाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है, पवन, फिर ये मृदा निक्षेपण और ये बालू का स्तूप। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं, जोधपुर में। इस लाइन को ध्यान से सुनो कि भाई सबसे ज़्यादा तो जैसलमेर में मिलते हैं, और सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के बालू का स्तूप हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, जोधपुर में। ठीक है, अब इनके प्रकार हैं कुछ, वो नीचे बता रखे हैं, चलो उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बरखान। इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है, चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है। देखो ये शेप दिखा रखी है इसकी, ऐसे शेप अवतल लेंस के जैसे पढ़ा होगा ना आपने। ये इसकी चौड़ाई है, पवन इधर से आए तो ये। जब पवन द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में किया जाता है तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है, बरखान कहलाती है। मतलब जब हवा के द्वारा मिट्टी का जो निक्षेपण होता है ना, वो अर्धचंद्राकार आकृति में हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, बरखान। ठीक है, और जो ये बरखान बालू का स्तूप है ना, ये सबसे गतिशील और स्थानांतरित माने जाते हैं, और इन्हीं के कारण सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण होता है। और सर्वाधिक ये कहाँ पे मिलती हैं, शेखावाटी, चूरू में। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्या आ जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब इसको कैसे समझेंगे कि जब हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण में किया जाए ना, अपने समकोण में किया जाए, तो उससे बनने वाली आकृति कैसी होगी, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे मिलते हैं, बाड़मेर और जोधपुर में। फिर अगला पॉइंट आ जाता है अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। अब नाम से ही पता चल रहा है रेखीय, तो यानी पवन के समांतर बालू का स्तूप बनेगा। और इनका विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, विस्तार सबसे ज़्यादा है जैसलमेर में, लूणी और जवाई नदी के समांतर। ठीक है, अब अगला क्या आ जाएगा, पैराबोलिक बालू स्तूप। ये कैसा होता है, ये बरखान का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी बरखान के विपरीत जो बालू का स्तूप होता है उसे पैराबोलिक कहते हैं। दूसरी भाषा में दूसरा इसको कैसे कहते हैं, महिलाओं के बालू की क्लिप नुमा या बरखान के विपरीत बालू का स्तूप को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। और विस्तार इनका कहाँ पे है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अब देखो ये बरखान है, बरखान ऐसे बना हुआ। अब ये हवा या पवन इस साइड से चल रही है, इस साइड से चलेगी तो इसकी धीरे धीरे शेप बदलती जाएगी, तो ये पैराबोलिक हो जाएगा। ये हेयर पिन ये दिखा रखी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप यही पाए जाते हैं, पैराबोलिक बालू स्तूप ही, और ये सभी जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्या आ जाता है, सीप। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा की दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे सीप कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ये बरखान बना हुआ है। अब ये इधर से पवन हवा लगी तो एक इसकी जब वो डायरेक्शन वो बड़ी हो जाएगी ना, चाहे वो इस साइड हो जाए या इस साइड, एक दिशा में बड़ा हो जाएगा ना, ये ऐसे, तो ये सीप आकृति में बन जाता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर। और इसकी कोई स्पेशल जगह भी, विशिष्ट स्थान भी नहीं है, ये जहाँ पे मरुस्थल होगा वहाँ सभी जगह ये मिलेगा। ठीक है, नोट, बरखान कैसी शेप, अनुप्रस्थ में आता है, और सीप होती है वो अनुदैर्ध्य में आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब अगला क्या आ जाता है, तारानुमा बालू का स्तूप। अब तारानुमा है तो भाई नाम से पता चल रहा है कि भाई पवन के द्वारा अनियमित हवाएं चले और भाई तारा की शेप में बने तो उसे तारानुमा बालू का स्तूप कहेंगे। अनियमित पवनों से होता है, और हमादा के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप हैं। इन बालू का स्तूपों में 3 से अधिक भुजाएं पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, जैसलमेर, सूरतगढ़ और बीकानेर। ठीक है, अगला प्रकार है सब्रकपीस। और सब्रकपीस ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका निर्माण होता है छोटी झाड़ियों के पास। छोटी झाड़ियों के पास जो बालू का स्तूप मिलते हैं ना, उन्हें सब्रकपीस कहा जाता है। और ये कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में इनका विस्तार है। ठीक है,
अगला आ जाएगा नेटवर्क बालू का स्तूप। आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे से संलग्न बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं, यानी एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं उन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। ये तो हो गया था अपना मरुस्थल का फर्स्ट पार्ट, शुष्क मरुस्थल। अब अगला आ जाएगा पार्ट अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल किसे कहते हैं? जहाँ पर भाई वर्षा 20 सेमी से और 25 सेमी हो, वहाँ उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य है जो मरुस्थल, उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा गया है: लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। ये देखो आपको ये दिखा रखा है, ये यहाँ पे अपना वो आ जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो सबसे ऊपर ये घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौर और ये लूणी बेसिन। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लूणी बेसिन। लूणी बेसिन को गोडवाल बेसिन भी कहा जाता है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिले में है। यानी पूर्णतः अरावली मरुस्थल का भाग नहीं है, यानी इसका कुछ पार्ट आता है, पूरा नहीं आता है अरावली का मरुस्थल में। ठीक है, अगला ये पॉइंट क्या है? नेहडरन लूणी बेसिन जालौर में स्थित है। लवणीय पादप लूणी बेसिन में पाए जाते हैं। अब ये काला भूरा डूंगर यह पाली में स्थित है और लूणी बेसिन के पूर्व में स्थित है। फिर अगला आ जाता है नागौर उच्च भूमि। नागौर में खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। और बांका पट्टी क्या है? नागौर और अजमेर के मध्य वह क्षेत्र जहाँ फ्लोरोसिस बीमारियाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं। यानी फ्लोरोसिस बीमारियाँ हड्डियों की बीमारियाँ होती हैं जिसमें हड्डियाँ गलती हैं। ठीक है, हड्डियाँ गलने लग जाती है या फिर जोड़ों में दर्द होता है, ऐसा उसे फ्लोरोसिस बीमारियाँ कहा जाता है। और ये कहाँ? बांका पट्टी में सबसे ज़्यादा मिलती हैं, नागौर उच्च भूमि में, वहाँ के लोगों को होती हैं। फिर अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। अब शेखावाटी क्षेत्र के हम विशेष भौगोलिक विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? तोरावाटी। कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। फिर जोहड़, शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाएगा सर क्या होते हैं? शेखावाटी में पाए जाने तालाब जिनका निर्माण मानसून के दौरान किया जाता है। उससे अगला पॉइंट आ जाएगा फिर बीड़ क्या होते हैं? शेखावाटी में चारागाह भूमि होती है ना, उसे बीड़ कहते हैं। तो ये पॉइंट है कुछ भाई, तोरावाटी, जोड़, सर, बीड़। ठीक है, चौथा पार्ट क्या आ जाएगा अपना? घग्गर बेसिन। इसका विस्तार कहाँ है? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में है। काठी और बग्गी क्षेत्र इसमें पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी है। नाली, घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। ठीक है, तो मरुस्थल यहाँ पे अपन ने अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ा है, उसके 4 पार्ट थे। कौन कौन से थे? लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र और चौथा क्या था? घग्गर बेसिन। ये अभी अपन ने पढ़े हैं, इनके बारे में पढ़ा है। अब राजस्थान मरुस्थल से संबंधित अपन कुछ और फैक्ट हैं, उनको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले क्या है? खड़ीन या पलाया झील क्या होता है? ये मरुस्थल में अस्थायी जो झीलें पाई जाती है ना, उन्हें खड़ीन कहा जाता है। जैसलमेर में पालीवालों द्वारा खड़ीन कृषि की जाती थी और खड़ीन सबसे ज़्यादा जैसलमेर में ही पाई जाती है। फिर अगला क्या है? रन या टाट। मरुस्थल में दलदली या लवणीय या जो अनुपजाऊ भूमि या झीलों को रन या टाट कहा जाता है। सर्वाधिक कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, ये नीचे देखो मैप में दिखा रखे हैं रन। ये बाप, फलोदी, भाकरी, पोकरण ये जैसलमेर में, बाड़मेर में थोव और ये ताल छापर और परिहार चूरू में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जलपट्टी या लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष को जलपट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। विस्तार इसका कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तथा पोखरण के बीच है। इसकी लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। और यहाँ पे सेवण घास या लीलोण घास पाई जाती है जो गोडावण की शरणस्थली है। कल भी पढ़ा था अपन ने इसके बारे में। ठीक है, राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भीय जलीय अवशेष बायतू, बाड़मेर, सांचौर, जालौर में मिला है। पहला तो ये लाठी सीरीज है, दूसरा कहाँ पे मिला है? बायतू, बाड़मेर और सांचौर, जालौर में। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है। लाठी सीरीज कहाँ से? पोखरण से मोहनगढ़ 60 किलोमीटर लंबी है। सेवण घास यहाँ पाई जाती है। जलपट्टी जैसलमेर। चांदना नलकूप थार का गढ़ा क्या है? ये
चांदना नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। और ये शिवालिक की प्राचीन, यहाँ से सरस्वती नदी का वो ये मार्ग दिखा रखा है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट, अक्कलवुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान, जो कि जैसलमेर में और जुरासिक काल में इसका निर्माण हुआ था 1800 करोड़ वर्ष पहले। नोट, ये भारत के प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म हैं जो पाषाण रूप से प्राप्त हुए थे, यानी सबसे पुराना है। अगला पॉइंट है बाप या बॉर्डर किले। बॉर्डर किले क्या होता है? हिमानी द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थरों का अवसाद होते हैं ना, उन्हें बॉर्डर किले कहा जाता है। और निर्माण कब हुआ था इनको? प्रमो कार्बोनिफेरस काल में हुआ था, 25 से 28 करोड़ साल पहले। बाप तहसील है जोधपुर में एक, वहाँ पे है ये, ठीक है। अगला पॉइंट है नखलिस्तान या मरुद्यान। मरुद्यान क्या होता है? मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसे मरुद्यान या नखलिस्तान कहते हैं। धोरे, लहरदार बालू का स्तूप धोरे कहलाते हैं। दरियन, गतिशील या स्थानांतरित बालू का स्तूपों को दरियन कहा जाता है। नोट, धोरे एवं दरियन राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये नीचे दिखा रखे स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप, ये ऐसे। अगला क्या है? पियूणा। पियूणा क्या है? एक सांप की प्रजाति है, पीले रंग का होता है और सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाया जाता है ये। अगला पॉइंट है मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च। अब नाम से ही पता चल रहा है, मार्च मतलब आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना या आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च कहलाता है। दिशा कैसे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। योगदान सबसे ज़्यादा किसका होता है? बरखान बालू का स्तूप का इसमें, ठीक है। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल है ये भारत में कितना परसेंट पाया जाता है? 86%। और 14% इसका पार्ट पाकिस्तान में। भारत में कहाँ कहाँ पे है? राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, पंजाब। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 62% और इन तीनों में मिला के 38% है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत में 4 राज्यों में है, जिनमें सर्वाधिक राजस्थान 62%, फिर गुजरात, पंजाब, हरियाणा में है। मरुस्थल का महत्व। खनिज, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में मुख्यतः ऊर्जा खनिजों का भंडार सबसे अधिक है। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी इधर जैसलमेर, बाड़मेर इधर ही पाई जाती हैं ये, तो इनका सबसे ज़्यादा भंडार इधर ही है। नवीकरणीय ऊर्जा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। राजस्थान सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पे है। परमाणु परीक्षण, यहाँ भारत का एकमात्र परमाणु परीक्षण केंद्र है, स्थान पोखरण में 1974 से 98। पर्यटन, यहाँ की विशिष्ट संस्कृति के कारण पर्यटक अधिक आते हैं। जैव विविधता, थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। पशु संपदा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पशु संपदा अधिक है, जैसे बाड़मेर और जोधपुर में सबसे ज़्यादा पशु संपदा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है नमक उत्पादन। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? नागौर में। और ये झीलें दे रखी हैं, सांबर, पचभद्रा, कुचामन, लूण, सागर, पोखरण, ये सभी खारे पानी की झील है और सबसे ज़्यादा यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये अपना मरुस्थल जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अब हमने भौतिक प्रदेश के 4 पार्ट देखे थे, क्या क्या थे? मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, मैदान और हाड़ौती। तो अभी अपन ने मरुस्थल पढ़ा है। मरुस्थल 2 पार्ट में था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जहाँ 0 से 25 सेमी बारिश होती थी, और अर्ध शुष्क मरुस्थल जहाँ 25 सेमी से और 50 सेमी वर्षा होती है, उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल है। और फिर उनके बारे में कुछ टॉपिक थे वो पढ़े थे अपन ने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगली क्लास में अपन इसका अगला सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।